हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 29 सितंबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर भी स्टडी कर सर्च करके और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ यानी डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट भी मिल जाएगा, और जो भी महत्वपूर्ण पीडीएफ हैं आपके एग्जाम के लिए, तो वो सभी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएंगे। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। और डेली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन देखते हैं क्या है। परिस्थितियां विपरीत हों तो कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो आपको रिकॉर्ड तोड़ना है, ना कि खुद टूटना है। ठीक है दोस्तों, परिस्थिति कैसी भी हो, आपको रिकॉर्ड तोड़ना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 का पहला क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? देखिए दोस्तों, एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 जो है, उसके अंतर्गत एक नया अवार्ड शुरू किया गया है इस साल से। उसका नाम है क्या? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन्स ऑफ द ईयर। तो ये किसे मिला है? सोइला ब्रेवरमैन को। किसे मिला है दोस्तों? सोइला ब्रेवरमैन को। और जो एशियन अचीवर्स अवार्ड है, ये एशिया के लोगों को प्रदान किया जाता है ब्रिटेन में। ठीक है, यानी ब्रिटेन में जो एशिया के लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसी पुरस्कार के अंतर्गत एक और पुरस्कार देना शुरू किया गया है इस साल से, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन्स ऑफ द ईयर। तो ये किसे मिला है? सोइला ब्रेवरमैन को। और याद रखिएगा कि ये जो सोइला ब्रेवरमैन है, ये भारतीय मूल की हैं, और अभी वर्तमान में वो ब्रिटेन में गृह मंत्री के रूप में काम कर रही हैं। इससे पहले प्रीति पटेल गृह मंत्री थी, और अब कौन है दोस्तों? सोइला ब्रेवरमैन। ठीक है, तो ब्रिटेन की जो नई प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस, तो उनकी कैबिनेट में वो गृह सचिव या गृह मंत्री के रूप में काम कर रही हैं। सोइला ब्रेवरमैन इससे पहले 2020 से 2022 के बीच अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम कर चुकी हैं ब्रिटेन में। दोस्तों, जो एशियन अचीवर्स अवार्ड है, इसकी शुरुआत कब से की गई थी? साल 2000 से की गई थी, और इस अवार्ड की शुरुआत ब्रिटिश एशियाई समुदाय को सम्मानित करने के लिए की गई थी। यानी कि जो एशिया के लोग ब्रिटेन में रह रहे हैं, तो ऐसे समुदाय को सम्मानित करने के लिए एशियन अचीवर्स अवार्ड की शुरुआत की गई थी साल 2000 में। यहां पर बात आई है अवार्ड की, यानी पुरस्कार की। तो कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार डिस्कस करते हैं 2022 के। अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे मिला है? आशा पारेख को। बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को। असम वैभव पुरस्कार 2022 किसे मिला था? रतन टाटा जी को। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड 2022 किसे मिला था? सुष्मिता सेन को। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 किसे मिला था? अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को। रामानुजन पुरस्कार 2022 प्रोफेसर नीना गुप्ता को। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार अटल टनल को मिला था। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया था। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? पत्रकार आरिफा जौहरी को। याद रखिएगा, चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से रिलेटेड है। सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया? प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को। अगला प्रश्न है, विश्व रेबीज दिवस यानी वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। तो हर साल 28 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम है रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ। दोस्तों, रेबीज एक वायरल बीमारी है, और इसके कारण मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। यानी कि यह जो बीमारी है, अगर किसी व्यक्ति को होती है तो इसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, और यह एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी का मतलब है ये जानवरों के माध्यम से इंसानों में फैलती है। तो इस प्रकार की बीमारी को जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। यह आमतौर पर कुत्तों के काटने और संक्रमित जानवरों के काटने पर या खरोंच लगने पर फैलती है। ठीक है दोस्तों, यह जो दिवस है
यह दिवस लुई पास्चर की याद में मनाया जाता है। लुई पास्चर कौन थे? जिन्होंने रेबीज की वैक्सीन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि यह दिवस लुई पास्चर की याद में मनाया जाता है। कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। 25 सितंबर को विश्व नदी दिवस और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस भी मनाया गया है दीनदयाल उपाध्याय की याद में। 21 सितंबर को शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया गया है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 28 सितंबर को। कब मनाई जाती है? 28 सितंबर को। तो दोस्तों, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को पंजाब के वंगा गांव में इनका जन्म हुआ था और इस साल यानी 2022 में उनकी 115वीं जयंती मनाई गई है। उन्हें 23 मार्च 1931 को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों, उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था। क्या नाम था उसका? इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है। 1928 में उन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1928 में। किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम क्या हो गया? भगत सिंह हवाई अड्डा। ठीक है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 सितंबर 2022 को चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया है। यह भगत सिंह की 115वीं जयंती के अवसर पर किया गया है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। अगस्त 2022 में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक समझौता हुआ था। भगवंत मान जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं और दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, तो इन दोनों के बीच बातचीत हुई थी और ये सहमति बनी थी कि जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा है उसका नाम हम भगत सिंह के नाम पर रखेंगे। तो अब फाइनली जो है वो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहां पर बदले हुए नाम की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट बदले हुए नाम डिस्कस करते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मिड डे मील योजना का नया नाम है पीएम पोषण योजना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। फैजाबाद स्टेशन का नया नाम है अयोध्या कैंट स्टेशन। पाताल पानी का टांटिया व्हील स्टेशन। फेसबुक कंपनी का मेटा। मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। इकाना स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी स्टेशन और हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किया गया है। तो ये हैं 2022 के कुछ प्रमुख बदले हुए नाम। दोस्तों, अब हम करंट अफेयर्स का रिवीजन कर ले हैं। तो हमने जनवरी मंथ से करंट अफेयर्स का रिवीजन शुरू किया है, तो इस प्रकार से हम पूरे साल का करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो जनवरी से शुरुआत की थी, तो अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर के क्या रखा है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया है। भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में महू में क्वांटम लैब की स्थापना की गई है? तो मध्य प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता किसने की है? 2022 में भारत ने की है। अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ था? तो आईआईटी मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। अमित शाह ने किस शहर में ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन से देश पहुंचे हैं? तो वो इंडोनेशिया पहुंचे हैं। किस देश में दोस्तों? इंडोनेशिया पहुंचे हैं। ठीक है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 27 सितंबर 2022 को G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया की 3 दिन की यात्रा पर बाली पहुंचे हैं। ठीक है।
उन्होंने कनाडा की कृषि और कृषि खाद्य मंत्री मैरी क्लाउड बिब्यू के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि 2022 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? इंडोनेशिया कर रहा है। और 2023 में कौन सा देश अध्यक्षता करेगा G20 की? तो वो करेगा इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। बात आई है G20 की, तो इसको ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। इसमें 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल है। कौन कौन दोस्तों? 19 देश और यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल हैं। IMF और जो वर्ल्ड बैंक है इसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं। इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। जिस देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है वहीं पर इसका दफ्तर बनाया जाता है। G20 की सदस्यता में दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। दोस्तों, कुल जीडीपी का यानी कि विश्व की कुल जीडीपी का 85% इन्हीं देशों के अंतर्गत है और कुल इन्वेस्टमेंट का 80% और ग्लोबल ट्रेड का 75% भाग इन्हीं देशों के पास है। चलिए अब हम बात करते हैं कि वह कौन कौन से देश हैं जो G20 में शामिल हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका, रसिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपीय यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। तो ये देश जो हैं वो G20 देशों में शामिल हैं। भारत में 9 और 10 सितंबर 2023 को इंडिया में G20 का सम्मेलन होगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन सलमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो सऊदी अरेबिया के प्रधानमंत्री बने हैं। उनके पिता कौन है? किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। तो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और जो किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज हैं उन्होंने अपने दूसरे बेटे, क्या नाम है उनका, प्रिंस खालिद, तो उनको रक्षा मंत्री बनाया है। मोहम्मद बिन सलमान की बात करें तो दोस्तों इससे पहले वो रक्षा मंत्री थे, अब क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री बन गए हैं। और उनके जो दूसरे बेटे हैं प्रिंस खालिद, वो रक्षा मंत्री बन गए हैं। ठीक है, बात आई है यहाँ पर सऊदी अरेबिया की, तो कैपिटल क्या है इसकी? रियाद है, याद रखिएगा। ठीक है, जिद्दा शहर और मक्का ये सभी कहाँ हैं? सऊदी अरेबिया में है। सऊदी अरेबिया के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, UAE, ओमान और यमन, ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं। अगला प्रश्न है, किस राजनेता ने अपनी नई पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की घोषणा की है? तो दोस्तों डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी नाम की घोषणा किसने की है? गुलाम नबी आजाद ने। किसने की है? गुलाम नबी आजाद ने। तो कांग्रेस के पूर्व नेता हैं गुलाम नबी आजाद, तो उन्होंने अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। ठीक है, इसके साथ उन्होंने उसका झंडा भी लॉन्च किया है। तो ये झंडा आप देख सकते हैं, ये झंडा उन्होंने लॉन्च किया है और ये है गुलाम नबी आजाद। इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है और 2005 से 8 तक उस समय के जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम भी कर चुके हैं। कौन? गुलाम नबी आजाद। यहां पर बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो यह एक यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। और यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी 2 है, श्रीनगर है और जम्मू है। जिलों की संख्या 20 है। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। यहाँ की कौन कौन सी झीलें फेमस हैं? डल झील, नागिन झील, बुलर झील और मानसबल झील। यहाँ का लोक नृत्य है रऊफ लोक नृत्य। दोस्तों बक्सी स्टेडियम अभी हाल ही में चर्चा में रहा है जिसका निर्माण श्रीनगर में किया गया है और यह फीफा के नियमों के आधार पर बनाया गया एक फुटबॉल स्टेडियम है। ठीक है, तो बक्सी स्टेडियम कहाँ है? श्रीनगर में है और यह फुटबॉल स्टेडियम है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? तो वो बने हैं अनिल चौहान। कौन बने हैं दोस्तों? अनिल चौहान। तो भारत सरकार के द्वारा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अपना CDS नियुक्त किया है। और इसके अलावा दोस्तों वो सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। जनरल बिपिन रावत की मृत्यु 2021 में हुई थी, तो उनके निधन के बाद CDS का पद खाली था। तो अब जो अनिल चौहान है वो भारत के दूसरे CDS बने हैं। भारत के पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ठीक है दोस्तों, जो अनिल चौहान हैं उन्होंने पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में भी काम किया है। जनरल अनिल चौहान की बात करें तो उन्होंने भारतीय सेना के DGMO के रूप में काम किया है और लेफ्टिनेंट जनरल चौहान 1981 से 2021 तक
सेना के विभिन्न पदों पर रहे हैं, उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ये सभी मिल चुके हैं। दोस्तों सीडीएस का काम क्या होता है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम होता है तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करना। यानी भारत की जो तीनों सेनाएं होती हैं उसके बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम किसका होता है, सीडीएस का होता है। लेकिन याद रखिएगा ये सेना प्रमुख नहीं होता है। भारत के जो सेना प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत द्वारा किस वर्ष तक 40% प्रदूषणकारी कणों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि शहरों में जो वायु है उसमें जो प्रदूषणकारी कण है उसको 40% तक कम करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, 2026 तक। ठीक है, इससे पहले 2024 तक जो प्रदूषणकारी कण है उनको 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया था। ठीक है, अब 2026 तक 40% का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, माधव नेशनल पार्क किस राज्य में है जहां 60 साल बाद बाघों को फिर से लाया जाएगा। तो ये माधव नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बाघ आएंगे वो पन्ना नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क, इनसे यहाँ पर बाघों को लाया जाएगा। बात आई है माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसका नाम 1959 में माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में शुष्क पर्णपाती और सूखे कांटेदार जंगल हैं और यह 354 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1958 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। बात आई है दोस्तों मध्य प्रदेश की, कैपिटल क्या है इसकी, भोपाल है। क्या है, भोपाल है। और ये आप देख पा रहे हैं जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये शिवपुरी में है। और अभी हाल ही में दोस्तों जो कुनो नेशनल पार्क है वहां पर चीते भी लाए गए हैं। तो ये कुनो नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है, यानी मुरैना और भिंड में स्थित है कौन, कुनो नेशनल पार्क। तो यहाँ पर चीतों को लाया गया है। कितने चीते दोस्तों, 8 चीते लाए गए हैं। किस देश से, नामीबिया से लाए गए हैं। तो इनको कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, आशा पारेख, गीतांजलि श्री, रतन टाटा या नीना गुप्ता को। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको ऐप पर कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ मिलेंगे, जैसे मंथली करेंट अफेयर्स का और जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं उसका पीडीएफ मिल जाएगा। साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये सभी पीडीएफ आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक्चर पसंद आया हो तो दोस्तों आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।